स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 16 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट के एग्ज़ाम में बाल विकास के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति की विकास प्रक्रिया के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति की विकास प्रक्रिया के बारे में सही है। यह प्रकृति में एकल आयामी है, यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, विकास प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं करता है, न केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है और ना ही विकास की प्रकृति एकल आयामी होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सांस्कृतिक विविधता होती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का एक उदाहरण है। आलोचनात्मक चिंतन क्या कहलाता है, जिसमें हम किसी भी तथ्य या किसी चीज़ के बारे में गुण दोषों के बारे में विवेचना करते हैं। गुण दोषों के बारे में विवेचना करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो इसको प्रोत्साहित करने का उदाहरण कौन सा होगा। ए, पता करें कि तटीय क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग सामान्यतः क्या भोजन करते हैं और क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम। इससे आलोचनात्मक चिंतन नहीं होगा, ये एक अपना क्लोज बॉक्स प्रश्न हो जाएगा। इसमें एक निश्चित उत्तर रहेगा, उसको ही हमें देना पड़ेगा। और सी, 2 से 10 तक के पहाड़े, इसमें भी हम कुछ नया नहीं सोच सकते, गुण दोषों पर विवेचना नहीं कर सकते। डी, दी गई कविता को याद करें, इसमें भी नहीं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हमें स्वयं से सोचने का और विचार करने का अवसर मिलेगा। अगला है, विकास का चरणात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से बल देता है। विकास की निरंतरता का सिद्धांत, विकास की अनिरंतरता, सांस्कृतिक कारक जो विकास को प्रभावित करते हैं, विकासात्मक प्रक्रिया में पर्यावरणीय घटक। तो विकास का चरणात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विकास की अनिरंतरता। अगला है हमारा, स्कूलों में अधिगम के साथ बच्चों का लगाव निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होता है। अधिगम के साथ, अधिगम मतलब होता है सीखना, तो सीखना हमारा निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होगा। परिवार द्वारा सामाजिकरण, हाँ, इससे प्रभावित होगा। सहकर्मी संबंध, इससे भी प्रभावित होगा। सांस्कृतिक मूल्य, इससे भी प्रभावित होगा। और बच्चों का स्वाभिमान, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला है हमारा, जिन प्याजे के अनुसार विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करने में सक्षम होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब हमारी पहली अवस्था है, इसमें बच्चा क्या करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा रहेगा, प्रतिवर्ती चिंतन, काल्पनिक खेल, पदानुक्रम वर्गीकरण या स्थिरता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काल्पनिक खेल। आपने देखा होगा बच्चे काल्पनिक खेल खेलते हैं, अपने मन से खेलते रहते हैं प्रारंभिक अवस्था में। अगला है हमारा, एक छोटा बच्चा प्रतीकात्मक खेल में संलग्न हो सकता है परंतु अभी तक किसी अन्य व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य नहीं ले सकता और उन घटनाओं से आसानी से परेशान हो जाता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन प्याजे के द्वारा दी गई निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था इस बच्चे के विकास के स्तर पर लागू होती है। भाई, प्रतीकात्मक खेल खेलने में संलग्न हो सकता है। प्रतीकात्मक खेल खेल रहा है मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमारा बच्चा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अभी हमारा बच्चा है। अगला है हमारा, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। नैतिक विकास के चरण प्रकृति में सार्वभौमिक है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता है। नैतिक विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है, यह पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है। या ऑप्शन डी, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नैतिक विकास के चरण प्रकृति में सार्वभौमिक हैं। अगला है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए। शिक्षण एवं मूल्यांकन, मात्र शिक्षण, मात्र मूल्यांकन, द्रव बौद्धिकता का पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षण और मूल्यांकन के लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला है हमारा, एक शिक्षक किसी विशेष अवधारणा को पढ़ाते समय बच्चों को आधा अधूरा उदाहरण देता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग कर रहा है। तो मैंने आपको एक बताया था, मचान या स्कैप होल्डिंग, जिसे हम पाड़ या ढांचा बोलते हैं। थोड़ा सा सहारा देना और जैसे ही बच्चा कुछ करना सीख जाओ अपने सहारे को हटा देना। जैसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा है तो हम उसको पीछे से पकड़ते हैं, जैसे ही उसका संतुलन बनता है हम उसको छोड़ देते हैं, वह साइकिल चलाने लगता है। तो पाड़ या ढांचा, मचान या स्कैप होल्डिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, शिक्षक आधा अधूरा उदाहरण दे रहा है, बाकी वह स्वयं उनको मतलब सहारा दे रहा है कि इसके हिसाब से आप बाकी चीज़ को समझ सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अगला है हमारा प्रगतिशील कक्षा के वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण नहीं होगा। प्रगतिशील कक्षा मतलब ऐसी कक्षा जिसमें सब बच्चे प्रगति कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। निर्णयन में बच्चों की भागीदारी, यह तो होगा ही। भयमुक्त शिक्षण वातावरण, यह भी होगा। शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अंतर का आकलन, शिक्षक द्वारा बाह्य अनुशासन बनाए रखना। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। एकदम ज़्यादा से अनुशासन बनाए रखने से क्या होगा, कुछ बच्चे जो रहेंगे वो सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं लेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में विभाजित ना करे। यह मैंने आपको बहुत से प्रश्नों में बताया है कि हमें उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार से हमें नहीं बांटना है, क्योंकि नवीन शिक्षा शास्त्र में जो अवधारणा है समावेशी शिक्षा की, उसके अनुसार हमें सभी छात्रों को एक ही प्रकार से एक ही क्लास में अध्ययन कराने को कहा जाता है। तो क्या है, हमें क्यों नहीं बांटना चाहिए? शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यह स्कूल के लिए असुविधाजनक है? नहीं। यह बच्चों को समूहों में आपस में पूरा करने की अनुमति नहीं देता है। तो यही हम बुद्धि लब्धि की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों को चिन्हित किया जाता है। अगला है हमारा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कक्षा के भीतर विभिन्न शिक्षण विधियों रणनीतियों का होना महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड गार्डनर ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जिसे कहते हैं हम बहुबुद्धि सिद्धांत। कक्षा के भीतर विभिन्न शिक्षण विधि रणनीतियों का होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुबुद्धिमत्ता का प्रयोग करने में मदद करता है, यह सामान्य बुद्धि में सुधार करने में मदद करता है, यह सर्वोत्तम छात्रों को बनाने में मदद करता है, यह व्यवहारिक बुद्धि में सुधार करने में मदद करता है। तो बहुबुद्धि या विविध शिक्षण विधियों या रणनीतियों का क्यों प्रयोग होना चाहिए? तो यह बहुबुद्धिमत्ता का प्रयोग करने में हमें मदद करेगा। अगला है 1.5 से 2.5 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले 2 शब्द वाले उच्चारण को कहा जाता है। भाषा का अधिक विस्तार, टेलीग्राफिक भाषण, नियोलिज्म या तुतलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेलीग्राफिक भाषण। 1.5 से 2.5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं 2 शब्दों वाले उच्चारण को उनको कह देते हैं हम टेलीग्राफिक भाषण। अगला है हमारा पुरुष आमतौर पर अपने मस्तिष्क से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से। यह कथन क्या दर्शाता है? लिंग भेदभाव, लिंग रूढ़िवादिता। ये लिंग रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। अगला है हमारा निम्न में से किस आकलन रणनीति का प्रयोग आप प्रगतिशील कक्षा में नहीं करेंगे? तो ऐसी रणनीति हमें ढूंढनी है जो नेगेटिव हो, जिसका कोई फायदा ना निकले। शिक्षक द्वारा चिंतनशील पत्रिकाओं का प्रयोग, यह उपयोगी रहेगी। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन, यह भी सहयोगी और उपयोगी रहेगा। केवल मानदंड संदर्भित मूल्यांकन पर विश्वास, मैंने आपको बताया था कि आप नेगेटिव या कीवर्ड्स का उपयोग करके भी उत्तर को जांच सकते हैं। हमें नेगेटिव चीज ढूंढनी है और कहीं भी केवल रहेगा तो वह हमारा नेगेटिव कथन होता है, यह हमारा आंसर नहीं होता है। मतलब यदि पॉजिटिव वाक्य पूछा गया हो तो ये हमारा नेगेटिव कथन रहता है। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया? रणनीति का प्रयोग प्रगतिशील कक्षा में नहीं करेंगे, मतलब नेगेटिव कथन ही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है और बाकी 3 कथन हमारे पॉजिटिव रहेंगे। अगला है एक शिक्षक वंचित और हाशिए के समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करके सुनिश्चित कर सकता है। शिक्षा में समानता, शिक्षा में न्याय सम्यता, वंचित समूह के प्रति सहानुभूति, व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से विशेष अधिकार प्राप्त समूह हेतु। तो यदि आप एक शिक्षक हैं और वंचित और हाशिए समूह के भाषा की और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करके आप क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा में न्याय सम्यता। अगला है हमारा कक्षा में एक बच्चा पर्याप्त समर्थन के बावजूद गणितीय संक्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौती का सामना करता है। यह इस वजह से हो सकता है ऑटिज्म, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया। तो गणित से संबंधित या गणना संबंधी एक रोग होता है, उसे बोलते हैं हम डिस्कैल्कुलिया। कैलकुलिया, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? कैलकुलिया से एक शब्द निकल गया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं? गणित में करते हैं। तो गणित से संबंधित रोग क्या हो जाएगा हमारा? डिस्कैल्कुलिया। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी संस्थान के अंतर्गत श्रवण बाधित छात्र की शिक्षा के लिए एक प्रभावी रणनीति नहीं होगी? समावेशी ऐसी कक्षा होती है जहां पर मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि, दृष्टि बाधित किसी भी प्रकार से संबंधित बालक हो, सभी एक ही क्लास में साथ साथ अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत श्रवण बाधित छात्र की शिक्षा के लिए एक प्रभावकारी रणनीति नहीं होगी। मतलब एक हमें नेगेटिव कथन ढूंढना है और बाकी सारे कथन पॉजिटिव रहेंगे, मतलब प्रभावकारी रहेंगे, और एक रहेगा जो कि प्रभावकारी नहीं रहेगा, वही हमारा आंसर रहेगा। तो वीडियो फिल्म दिखाते समय उपशीर्षक का उपयोग, शिक्षण में अभिव्यंजक शरीर की गतिविधियों और इशारों का प्रयोग, वही सुन नहीं पा रहा है तो इशारों का प्रयोग करना उसे लाभकारी होगा। संचार के पाठ्य दृश्य के रूप के साथ मौखिक संचार की पूर्ति करना, संचार के प्राथमिक माध्यम के रूप में मौखिकीकरण पर निर्भरता। भाई मौखिकीकरण पर निर्भरता ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि केवल अगर हम मौखिकीकरण पर निर्भर रहेंगे तो भाई उसको भाई श्रवण बाधित छात्र वैसे ही नहीं सुन पा रहा है तो उसको उसमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी।
अगला है, निम्नलिखित में से किस कक्षा प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से वंचित समूहों के बारे में गुणनिष्ठ शिक्षक पूर्वाग्रहों को अक्सर प्रकट किया जा सकता है? लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर की गई बैठने की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा निपुणता उन्मुख प्रेरक शैली का प्रोत्साहन, शिक्षक द्वारा सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए उचित आवास बनाना, शिक्षा प्रणाली के यांत्रिक पहलुओं की जांच करने, विरोध करने और चुनौती देने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। हमसे क्या पूछा गया है कि किस कक्षा प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से वंचित समूह के बारे में गुणनिष्ठ शिक्षक पूर्वाग्रहों को अक्सर प्रकट कर सकता है? तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर की गई बैठने की व्यवस्था। अगला है हमारा, छात्रों के लिए अवसर प्रदान करने की कक्षा में रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। रचनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, यूनिक करना ही क्रिएटिविटी कहलाती है। तो इसके लिए हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? विशेष उपलब्धि वर्गों में शामिल, मूल खोज और चिंतन को प्रोत्साहित करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मूल खोज और चिंतन को प्रोत्साहित करना। अगला है हमारा, रचनात्मक कक्षा के अंतर्गत बच्चों के संज्ञानात्मक जुड़ाव को किसके द्वारा सुगम बनाया जा सकता है? बच्चों से संवाद करेंगे तो जुड़ाव बनेगा, सीखने में सक्रिय रहेंगे छात्र। एक शिक्षक की भावनाएं, यह भी उपयोगी रहेंगी। बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध, यह भी सही रहेगा। बाहरी रूप से लगाया गया अनुशासन, ये एक निगेटिव रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला है हमारा, बच्चों की विफलता अक्सर स्कूलों की विफलता होती है। निम्नलिखित में से कौन इस कथन का समर्थन करता है? स्कूल का अस्तित्व है ताकि वे छात्र की क्षमता के बीच उचित रूप से भेदभाव कर सकें? नहीं। बच्चे विफल हो जाते हैं क्योंकि स्कूल छात्रों के सीखने की विभिन्न गति को ध्यान में नहीं रखते। बच्चे असफल हो जाते हैं क्योंकि वे स्कूल की आवश्यकताओं का पालन नहीं करते? ऐसा भी नहीं है। क्षमता का अभाव और निम्न बुद्धि लब्धि के कारण बच्चे विफल होते हैं? नहीं। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, बच्चे विफल हो जाते हैं क्योंकि स्कूल छात्रों के सीखने की विभिन्न गति को ध्यान में नहीं रखते। कि अक्सर भाई व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, सभी में सीखने की अलग अलग गतियाँ होती हैं। अगला है, प्रासंगिक और सार्थक होने के लिए इस अवधारणा का होना आवश्यक है। एक उचित परिभाषा का उपयोग करके पढ़ाया जाता है। बच्चे के जीवन के सामाजिक संबंध से जुड़ा हुआ है भाई, यह हमारा सबसे उपयोगी होगा भाई, सार्थक। अगला है हमारा, कक्षा में बच्चों में असफलता के डर को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि एक शिक्षक द्वारा कक्षा के भीतर बच्चे के डर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। स्कूल बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ऐसा भी नहीं है। असफलता और त्रुटियां बच्चों के सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, यह सत्य बात है भाई। असफलता और त्रुटियां बच्चे के सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है क्योंकि हम असफलताओं और त्रुटियों से ही सही कार्य को करना सीखते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। अगला है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार शिक्षार्थियों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। मैंने भी आपको बताया था कि पुरस्कार सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है क्योंकि वे आंतरिक प्रेरणा को कम करते हैं, वे आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाते हैं, वे बाहरी प्रेरणा को कम करते हैं, वे आंतरिक और बाहरी प्रेरणा दोनों को कम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वे केवल आंतरिक प्रेरणा को कम कर देते हैं क्योंकि क्या होगा, आपको कुछ अवसर या लालच दे दिया जाएगा तो आप उस पुरस्कार के लिए तो पढ़ लेंगे लेकिन आपको आंतरिक रूप से प्रेरणा नहीं रहेगी। तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, उसमें सक्रियता कम हो जाएगी, सीखने में कम भागीदारी हो जाएगी। अगला है हमारा, अच्छी समस्या समाधानकर्ता में अक्सर निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संग्रह होता है? रचनात्मकता, प्रतिक्रिया संग्रह की कमी और अपसारी सोच। तो प्रतिक्रिया संग्रह की कमी तो नहीं रहेगी। कार्यात्मक स्थिरता, रचनात्मकता, अभिसरण सोच, नहीं। प्रतिक्रिया संग्रह, अभिसरण सोच और रचनात्मकता का अभाव, रचनात्मकता का अभाव तो नहीं रहेगा। अच्छे समस्या समाधान करता है तो मैंने आपको बताया था अभिसारी सोच में क्या होता है, हमें क्लोज बॉक्स थिंकिंग रहती है, उसमें ज़्यादा नहीं सोचते, एक निश्चित आंसर रहता है। लेकिन अपसारी सोच सही रहती है, इसमें हम अपने अनुसार नए नए आंसर या नए नए समस्याओं के समाधान खोजते हैं। तो अपसारी सोच, कार्यात्मक स्थिरता और प्रतिक्रिया संग्रह जो कि हमारा आंसर नहीं रहेगा, हमारा आंसर रहेगा रचनात्मकता, प्रतिक्रिया संग्रह की कमी और अपसारी सोच हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, छात्रों की सफलता असफलता के बारे में शिक्षक का विश्वास अक्सर सीखने को प्रभावित करता है और छात्र की प्रेरणा विशेष रूप से वंचित समूह बनाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई क्या होगा, आप किसी छात्र के बारे में विचार कर लें कि भाई ये सीख ही नहीं सकता, तो आप उस बच्चे में भी मन में धारणा बन जाएगी कि हम सीख ही नहीं सकते। तो वो क्या होगा, यदि वो सीखने योग्य भी होगा तो भी वह इस धारणा के कारण सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा और सीख नहीं पाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि भाई विश्वास सीखने को प्रभावित करता है और छात्र की प्रेरणा विशेष रूप से वंचित समूह बनाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षा बच्चों की शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
शिक्षकों को कक्षा के भीतर छात्र स्वायत्तता को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। शिक्षक बच्चों को दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने और अच्छी तरह से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक को ऐसे छात्रों को किसी भी कीमत पर विफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा कि शिक्षक की अपेक्षा बच्चों की शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अगला है हमारा, कक्षा के भीतर एक सकारात्मक अधिगम का वातावरण बनाने में सक्षम होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक निश्चित समय सारणी का अच्छी तरह से पालन करे। ऑप्शन बी भाई क्या होगा कि सकारात्मक अधिगम के लिए हमें क्या करना चाहिए, निश्चित समय सारणी का अच्छी तरह से पालन करें। यह ज़्यादा उपयोगी कथन नहीं है। पुरस्कार और दंड का उपयोग करके, मैंने आपको बताया था ज़्यादा पुरस्कार का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इससे आंतरिक परिणाम में कमी आ जाती है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भावना को शामिल करने में सक्षम। यह अगला है, बच्चों की क्षमता के बीच भेदभाव करने और उसके अनुसार समूह बनाने में सक्षम। गलत। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि बच्चों की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भावना को शामिल करना। इससे क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वही सकारात्मक अधिगम का वातावरण बनेगा। अगला है, क्या एक शिक्षक को कक्षा के भीतर एक प्राधिकरण व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती? हाँ, यह छात्रों को शिक्षकों के लिए आज्ञाकारिता और सम्मान का मूल्य हासिल करने में मदद करता है। हाँ, ऐसा शिक्षक ही छात्रों को स्पष्ट मार्गदर्शन और सटीक वैचारिक गति प्रदान कर सकता है। नहीं, छात्र ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने से डरते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वैचारिक स्पष्टता की कमी होती है। क्योंकि यदि आपको एक प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में मान लिया जाए कि भाई जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है डेफिनेटली, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे सोचेंगे भाई जो कह रहे हैं सर वो सही है, वो प्रश्न नहीं पूछेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है, भाई इंसान है, गलतियां होती हैं, आप भी कुछ गलत पढ़ा दोगे और वो उनको सही मान लेगा। अंतिम प्रश्न है हमारा, क्या कक्षा चर्चा के दौरान शिक्षकों द्वारा छात्रों के गलत उत्तरों को सही किया जाना चाहिए? हाँ, बच्चों की गलतियों को तुरंत सुधारना चाहिए। नहीं, बच्चों को गलत होने के डर के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गलत उत्तर हमेशा वैचारिक स्पष्टीकरण की कमी का प्रतिबिंब होते हैं और इन्हें हमेशा सही किया जाना चाहिए। बच्चे सही जानकारी हासिल करने के लिए स्कूल आते हैं, इसलिए उनको उत्तरों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, बच्चों को गलत होने के डर के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कम से कम बच्चा खड़ा होकर अपने आंसर दे सके, अपने प्रश्नों को पूछ सके, फिर उसके बाद सही और गलत की बात तो बाद में आएगी, पहले वह अपने आप को व्यक्त तो कर सके। तो हमारे प्रश्न हुए ख़त्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।